क्या पढ़ाते हो? नहीं, अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा, जो समझा, जो देखा, जिसका अध्ययन किया, जिसका मनन किया, जिसका चिंतन किया, वो सारा का सारा वो तंत्र है जिसे हम ये कहते हैं कि देवलोक निर्माण करने का। जब देवलोक का निर्माण हो जाता है तभी देवताओं का आवाहन किया जाता है। जैसा कि मंदिर बनेगा तभी तो मूर्ति स्थापना होगी। तो मंदिर बनने की जो कला है, जो दक्षता चाहिए, या जो फाउंडेशन रिक्वायर्ड है, या आप ये समझें कि जो बेस है, जो प्लेटफॉर्म है, वो आप लोगों का क्रिएट हो चुका है। और अब हम लोग देवताओं की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वास्तु पुरुष मंडल में 45 देवता हैं। सारे देवता ही हैं, कोई असुर नहीं है। ठीक है, इस चीज को एक तो आप नोट डाउन कर लीजिए कि सारे देवता ही हैं। देवता एनर्जी कौन सी होती है? देवता एनर्जी वो होती है जो व्यक्ति को जीवन में कुछ ना कुछ प्राप्त करने में उसकी मदद करती है, इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे। है ना? चोरी चकारी करने वाला व्यक्ति, ठगी करने वाला व्यक्ति, अपनी कमिटमेंट से मुंह मोड़ने वाला व्यक्ति, अपने मतलब के लिए दूसरे का उपयोग करने वाला व्यक्ति, ये देविक संपदा से नहीं जुड़ा होता है, ये असुरी संपदा से जुड़ा होता है। इसके अंदर जो तत्व होते हैं वो असुरी तत्व होते हैं, और जो देविक तत्व होते हैं वो आपका मार्गदर्शन करते हैं। वो आपके रुके हुए कामों में, उनको पूर्ण होने में आपका सहयोग करते हैं। करना आपको ही पड़ता है, पर उनका सहयोग रहता है, उनका आपको पूरा सपोर्ट रहता है। वास्तु पुरुष मंडल के अंदर जो क्रिएशन की जो क्रिया है, जो तीनों गुणों से ऊपर उठकर एनर्जी है, उस एनर्जी का नाम है ब्रह्मा, जिसमें रजस, सतव और तमस, तीनों गुणों का, आप कहें कि त्रिगुणों का, त्रिगुणों से भी ऊपर मैं कहूंगा इनको, ये ब्रह्म स्थान की एनर्जी। आप जो अध्ययन करेंगे उसका कुछ पार्ट आपको विश्वकर्म प्रकाश में से मिलेगा, है ना? कुछ ब्रह्मा जी की आइकॉनोग्राफी निघंटु होंगे, उसके अंदर से आएगा निघंटु ग्रंथ। विष्णु धर्मोत्तम पुराण में से आपको ये कंटेंट मिलेगा जो आप पढ़ेंगे। समझने के हिसाब से समझें कि जब भी अपन कुछ क्रिएट करते हैं तो उस क्रिएशन के पीछे एक वेव होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है। और जब उन फ्रीक्वेंसीज का मिश्रण हो जाता है विद सम सॉर्ट ऑफ मटेरियल, तो एक प्रोडक्ट का निर्माण होता है। रजस, सतव, तमस, ये आपके न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा तो साइंस ने भी कहा है कि इस सृष्टि में जो भी कुछ बना है, जिस भी चीज का निर्माण हुआ है, उसमें 3 तत्वों का मिश्रण है, और वो है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसके बारे में डिटेलिंग की हुई है, बताया हुआ है, और उन्होंने भी कहा है कि समस्त सृष्टि का निर्माण रजस, सतव और तमस, इन त्रिगुणों से हुआ है।
ब्रह्मा जी का जो स्थान है इसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं, न्यूक्लियस होता है वास्तु पुरुष मंडल में। यहां से, यहाँ पर जो एनर्जी होती है उस एनर्जी का जो कलर है वो गोल्डन है, गोल्डन। ब्रह्म स्थान की एनर्जी, ये जो अंडाकार है ब्रह्मांड जिसको हम कहते हैं, इसका निर्माण, इसका पूरा स्वरूप कब बनता है? जब कंस्ट्रक्शन प्लिंथ तक आ जाती है। जब किसी भी जगह पर प्लिंथ तक कंस्ट्रक्शन आ जाती है तो ब्रह्मांड का निर्माण होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद जैसे ही 6 फुट तक दीवारें खिंचती हैं, पूरा वास्तु पुरुष मंडल विकसित हो जाता है। क्या यहां तक क्लियर हुआ? डिपेंड करता है कि सूर्यदेव, और ये ऋतु अनुसार भी होता है, सीजन के अनुसार। सबसे पहले ये जो अंडाकार है, ये जो लोटस है, इसकी पहली पंखुड़ी, जो आपने कमल खिलाए हैं एक एक करके, इस कमल की पहली पंखुड़ी जब खुलती है तो वो ईस्ट की तरफ खुलती है हमेशा। दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करें कि जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो जो ये अंडाकार है, ये जो एग है, गोल्डन एग, ये जब हैच होता है तो इसका हैच होके जो इसका शेल सबसे पहले गिरता है वो ईस्ट की तरफ गिरता है, फिर साउथ, फिर वेस्ट और फिर नॉर्थ की तरफ। क्या यहां तक क्लियर? तो जब कमल की पंखुड़ी खुलती है तो सबसे पहले किस तरफ खुलती है? ईस्ट की तरफ। और जब ये पंखुड़ी खुलती है, पहली पंखुड़ी ईस्ट की तरफ जो खुलती है, ये हो जाता है आर्यमा। वास्तु पुरुष मंडल में सेंटर में है ब्रह्मा जी, ईस्ट की तरफ है आर्यमा, साउथ की तरफ आ जाते हैं विवासवान, वेस्ट की तरफ मित्र जो आगे जाके वरुण हो जाते हैं, और नॉर्थ की तरफ पृथ्वीधर कह लीजिए, भूधर कह लीजिए, जो आगे जाके सोम का रूप ले लेते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ किसी भी घर के अंदर जिस एनर्जी में होती है वो ब्रह्म स्थान की एनर्जी होती है। यहाँ से सृजन्य की क्रिया शुरू होती है, और जब ये एनर्जी फ्लो करती है टूवर्ड्स कॉर्नर ऑफ द हाउसेस, ये डाइल्यूट होती रहती है। निरंतर प्रोसेस चलता रहता है। एनर्जी बनी, उसने फ्लोट करना शुरू किया, और एनर्जी डाइल्यूट हो जाती है कॉर्नर्स पे जाके। ब्रह्म स्थान की एनर्जी, इसको जब हम बात करें, चार जो मुख्य देवता हैं, जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुंह हैं, मुख हैं, ऐसे ही ये 4 देवता हैं, भूधर, आर्यमान, विवासवान और मित्र। एकाशती वास्तु पद विन्यास के हिसाब से आपको मैं बताता हूं कि जब ये एनर्जी इन देवताओं पे चली जाती है तो इसको देवता विधि कहा जाता है। ठीक है। देवताओं के बाद जो कॉर्नर के जो दो दो देवता आपको दिख रहे हैं, देखेंगे आप, सविता, सवित्रा, यहाँ पे जब एनर्जी जाती है तो ये मनुष्य विधि में होती है। और जब आउटर पेराफेरी में, एक्सट्रीम आउटर पेराफेरी में एनर्जी होती है तो इसे पिशाच विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिशाच विधि। ऐसा कहा गया है, ऐसा अनुभव किया गया है, और ऐसा माना भी गया है कि जब आप ब्रह्म स्थान पर मेडिटेशन करते हैं और किसी भी चीज को विजुलाइज करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, तो उसकी जो, आपकी जो डिजायर है, उसको पूर्ण होने में ये एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की का हैवी ऑब्जेक्ट वर्जित, किसी भी प्रकार का हैवी ऑब्जेक्ट वर्जित।
ब्रह्म स्थान की जो एनर्जी है ये अनइवन नहीं होनी चाहिए। ये जो फील्ड है, ये जो फर्श है, ये ऊपर नीचे उखड़ बाखड़ नहीं होना चाहिए। पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बनाया। हम्म, और आप देखेंगे उन्होंने ब्रह्म स्थान पे खड्डा कर दिया था और उसमें पानी भर दिया। याद है, देखा है महाभारत में। तो ब्रह्म स्थान पे किसी भी प्रकार की पिट वर्जित है, इसका ध्यान रखो। ब्रह्म स्थान पे पिट वर्जित। सर्व उत्तम ब्रह्म स्थान कौन सा होता है? जो ऊपर की तरफ उठा हो बाकी सारी जमीन से, क्योंकि उसमें एनर्जी को फ्लोट करने में मदद मिलती है। क्या बात समझते में आई, क्या कहना चाह रहा हूं? अगर सारी जमीन का लेवल 5 फुट है तो ब्रह्मस्थान 5 फुट 5 इंच, 5 फुट 4 इंच ऊपर की तरफ उठा। तो जब ये कमल का फूल खिलेगा तो इसको खिलने में, इसकी एनर्जी को फ्लो होने में आपकी आउटर पेरिफेरी तक खूब मदद मिलेगी। अगर ब्रह्मस्थान ऊपर नहीं उठा सकते हैं तो एटलीस्ट इसको लेवल रखिए, क्योंकि एनीथिंग विच इज इन बैलेंस स्टेट इज द बेस्ट। ठीक है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि हम ब्रह्म स्थान उठा लें और बाकी की सारी जगह इक्वली बैलेंस कर पाए। ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप कैसे करेंगे? इसको लेवल पर रखें। एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का क्लटर नहीं होना चाहिए। सीढ़ी वर्जित है, टॉयलेट वर्जित है, ये नहीं होना चाहिए। जिस भी घर पे ब्रह्म स्थान दूषित होता है वहां के लोगों को सबसे ज्यादा जो पीड़ाएं हो रही होती हैं वो पेट से रिलेटेड हो रही। वास्तु पुरुष मंडल में नाभि इज द ब्रह्म स्थान। वास्तु पुरुष की जो नाभि है वो ब्रह्म स्थान। अगर किसी के घर में पेट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कईयों को पेट का कैंसर होता है, तो 99.99% वहां पर सीढ़ी मिलती है। ब्रह्म स्थान के पास सीढ़ी। कईयों को अल्सर होता है और बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो टॉयलेट होगा, किचन होगी, तो ये पीड़ाएं अपने को देखने को मिलती है। ब्रह्म स्थान की कोई रेमेडी है नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ इसके जो सीढ़ी है या कोई टॉयलेट है या किचन है, इसके इफेक्ट्स को सिर्फ कोशिश कर सकते हैं मिनिमाइज करने की, नेगेटिव इफेक्ट्स। उसके लिए एक मंजूषा यंत्र आता है। मंजूषा यंत्र होता है, उस यंत्र में अनेकों अनेक प्रकार की औषधियां होती हैं, जेम स्टोन्स होते हैं, एरोमा होता है, और उनके मिश्रण से और भी बहुत चीजें होती हैं जिसके मिश्रण से वो यंत्र तैयार किया जाता है। वो यंत्र अपने आप में फुल ऑफ पॉजिटिविटी रहती है अपने आप में। मंजूषा यंत्र एक ऐसा यंत्र है जिसको कि आप ब्रह्मस्थान पर भी रख सकते हैं, प्लस कहीं पे कोई मर्म स्थान दब रहा हो वहां पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या कहीं कोई मेजर दोष आ जाता है तब। मेजर दोष की बात करें तो जैसे साउथ वेस्ट में खड्डा हो गया, या साउथ ईस्ट के अंदर कोई पिट आ गई, इस प्रकार से कोई मेजर दोष हो। क्लियर हुआ आपको सबको? ब्रह्मा जी के जो हंस हैं, हंस का एक एट्रीब्यूट होता है, और वो एट्रीब्यूट ये होता है कि वो जल और दूध में से दूध पी लेता है और जल को छोड़ देता है।
इसी प्रकार से आइकॉनोग्राफी, निघंटु के हिसाब से समझ रहे हैं, आइकॉनोग्राफी जितने भी ये चित्र हैं, ये मूर्तियां बनी हैं, इनको हम आइकॉनोग्राफी कहते हैं। दे आर गिविंग मैसेजेस टू आवर सबकॉन्शियस। हमारे सबकॉन्शियस, ये जेनेटिकल है हमारे सिस्टम में। इस पूरे जो भी लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, आपके पूर्वजों ने कहीं ना कहीं इस आइकॉनोग्राफी को किसी से सुना हुआ है, और आपने भी अनेकों अनेक जन्मों में इस आइकॉनोग्राफी को समझा हुआ है, पढ़ा हुआ है। इसलिए जब आप कोई मूर्ति रखते हैं तो वो मूर्ति भगवान हो जाती है, क्योंकि उसका जो संदेश होता है वो दैविक होता है, वो आपको सपोर्ट करता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ब्रह्मा जी के हंस की तरह, आपको जो उनकी सवारी है हंस, आपको हमेशा फिल्ट्रेशन रखते रहना चाहिए। जो चीज आपके काम की है उसको आप अपने पास रखें, और जो काम की नहीं है उसे फ्लैश आउट कर दें। कौन सी चीज आपके काम की है और कौन सी नहीं है, ये तब आपको समझ में आएगी जब आपका ब्रह्म स्थान स्वच्छ हो। क्या बात समझ में आई? क्लटर फ्री होगा, वहां पे कोई हैवी ऑब्जेक्ट नहीं। तो जरूरी नहीं है कि जीवन में मिलने वाला प्रत्येक व्यक्ति, आपसे रूबरू होने वाला प्रत्येक व्यक्ति आपके साथ जीवन में रहे। ये कहीं से कहीं नहीं लिखा है ना। और कहीं लोग कार्मिक मैस में फंसे होते हैं। कार्मिक मैस समझते हो क्या होता है? कार्मिक मैस होता है, इसके ऊपर एक डिटेल में कभी टॉपिक में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी बता देता हूं कि दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़ गए। अब वो ऐसे जुड़े हैं कि ना तुम सांस ले पा रहे हो, ना सांस, फंस गए हो एक दूसरे के साथ। इसका, इस जो फंसा हुआ सिस्टम है जिसमें व्यक्ति ना उसे छोड़ पाता है ना रह पाता है, इसका ना तो एस्ट्रोलॉजिकल कोई सोल्यूशन है, ना इसका वास्तु में कोई सोल्यूशन है, ना इसका कहीं पे कोई उल्लेख है कि अपन इस सिचुएशन से बाहर कैसे आ सकते हैं। ये कार्मिक मैस है। एक दूसरे के कर्मों के कारण, तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों के कारण तुम इस स्थिति में खड़े हो। इससे बाहर आने की सिर्फ और सिर्फ एक ही विद्या है, एक ही तरीका है कि आप उन कर्मों को देख लें खुद से कि क्या रीजन है कि आप उस मैस में हो। फिर पीड़ा कम हो जाती है, जाती तब भी नहीं। आपने देखा होगा कि पूरे परिवार में सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे से वेल बिहेव्ड हैं, वेल एजुकेटेड हैं। कोई एक आधा व्यक्ति ऐसा आ जाता है जो पूरे परिवार की रिस्पेक्ट को, मान मर्यादा को मिट्टी कर देता है। या उसे कोई एडिक्शन हो जाती है, या वो किसी के साथ भाग जाता है, या वो कोई ऐसी सोसाइटी में चला जाता है, ऐसे लोगों के बीच में चला जाता है जहां से उसकी जो सोच है वो क्रिमिनल हो जाती है। उसकी जो साइकिक है वो बदले की हो जाती है कि मुझे बदला देना है। अपन न्यूज में कितना सुनते हैं, उसने बेटे ने फादर को मार दिया, फादर ने बेटे को मार दिया, उसने बहन को मार दिया, बहन ने बेटे ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। ये सारे कार्मिक में से हैं। तो कोई एक व्यक्ति जब आपके जीवन में बदला लेने आता है आपसे, तो उसके पीछे का तंत्र जब आपको समझ में आ जाता है, सारी चीजें पिक्चर खुल के आपके सामने आ जाती है, तो फिर पीड़ा होती नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आ जाता है कि ये क्यों हो रहा है। जब तक नहीं समझ में आता तब तक तुम्हारा दिमाग लस्सी ही रहता है, सोचते ही रहते हो कि ये कोई वास्तु का दोष होगा। फिर ये वास्तु वाले के पास जा, और उसके पास जा, और ये पंडित जी के पास जा, ये हवन करवा, ये यज्ञ करवा, ये बाबा जी के पास गए, है ना, ये तुमने सारे नीले पीले हरे काले सब जादू कर लिए, फिर भी कुछ नहीं।
मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसको कि बहुत सारे बाबा जी ने ये कहा कि बेटा इनके ऊपर कोई चीज है, और वो जो चीज है उसकी वजह से ये व्यक्ति शराब पीते हैं, बहुत सारे। तो किसी बाबा जी ने उनको कहा कि अब जो है ये पीनी बंद कर देगा, वो फिर पीनी शुरू कर देता है। फिर थोड़े दिन रुकता है, महीना, 10 दिन, 20 दिन, फिर पीनी शुरू कर देता है। तो अल्टीमेटली मेरे से जब उस परिवार ने बात करी तो मैंने उनसे कहा कि कोई बाबा बाबा के चक्कर में न जाओ, इसे डॉक्टर की जरूरत है, इसे डॉक्टर के पास लेकर, क्योंकि पहले ये शराब को पी रहा था और अब शराब इसको पी रही। अब आप चाहे गले में ताबीज पहना ले, चाहे मुझसे वास्तु करवा ले, चाहे इसकी कुंडली पढ़वा ले, कुंडली देखकर तो उसका सूर्य आदित्य योग 10वें भाव में बन रहा है, सूर्य चौथे घर में बैठा है ना? सूर्य चौथे घर में कह रहा हूँ, सूर्य 10वें घर में बैठा है, और लगन का जो लॉर्ड है वो चौथे घर में बैठ के उसको देख रहा है, 10वें को। तो जबरदस्त योग बन रहा है, और गज केसरी योग बन रहा है। पर व्यक्ति क्या कर रहा है? शराब पी रहा है, अपना जीवन नरक कर रहा है। तो अब जो है इसको एडिक्शन हो चुकी है। आप वास्तु अनुसार ट्राई कर सकते हैं एक देवता को कंट्रोल करने की, लेकिन ये तब काम करेगा जब उस व्यक्ति में चाह होगी ठीक होने। वो ठीक ही नहीं होना चाहता, तो तुम उसको कहां से ठीक कर लो? जब किसी व्यक्ति को ये मेडिकल हिप्नोसिस ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो उसमें सबसे पहले उस व्यक्ति का कॉन्सेंट होता है कि मुझको ठीक होना है। डॉक्टर भी आपसे ऑपरेशन थिएटर से पहले एक फॉर्म साइन करवाते हैं, है ना? उसमें आप अपना कॉन्सेंट देते हैं कि डॉक्टर साहब आपके शरीर के ऊपर चीर फाड़ कर सकते हैं। तो अगर आपका कॉन्सेंट ही नहीं है किसी चीज, तो दुनिया की कोई ताकत सिर्फ परमपिता परमेश्वर के अलावा आपको ठीक नहीं कर सकती। सो यू मस्ट हैव अ कॉन्सेंट टू गेट रिड ऑफ योर प्रॉब्लम। पहली चीज तो ये है कि मुझको ठीक होना है। अगर कोई व्यक्ति, आप किसी के यहाँ वास्तु करने गए हैं, उसके ब्रह्म स्थान पे दोष है, आपने उनसे कहा जी सीढ़ी है आपको हटानी पड़ेगी, आपने उनसे कहा भाई टॉयलेट है आपको हटाना पड़ेगा, अपने पास रेमेडी ही नहीं है, हम मंजूषा यंत्र लगा भी लेंगे तो उसको कुछ 19-21 का रिलीफ मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। पर जो पीड़ा है वो तो वहीं की वहीं खड़ी है। एक व्यक्ति के शरीर में अगर ट्यूमर है तो ट्यूमर को या तो पूरा का पूरा जला देंगे या उसे निकाल लेंगे। तो अल्टीमेटली तो उसको जड़ से ही खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो वो यहां से हटेगा कहीं और फैल जाएगा। अब आप ये कहते हैं मुझसे कि टॉयलेट तो वहीं रहे और सर एक ऐसी रेमेडी दे दीजिए कि हमारा काम चल जाए। ऐसा कैसे हो सकता है कि पीड़ा अपनी जगह खड़ी रहे, हाँ, और तुम खूब अच्छे से क्रिकेट खेल लो? ये होगा नहीं। इसलिए आपको इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आप वास्तु पुरुष मंडल वीपीएम में सबसे उत्तम रेमेडी अगर कुछ कर सकते हो तो वो है रीलोकेशन ऑफ तत्व, वो तत्व को रिलोकेट करना जो उस एलिमेंट को दूषित कर। ये दी बेस्ट रेमेडी होती है अगर कर सकते हो। अब आप रहते हैं 1200, 1500, 2500 स्क्वायर फीट के एरिया में, और वहां पे आपके पास लिमिटेड संसाधन हैं, लिमिटेड कमरे हैं, उसमें आप रिलोकेशन नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है, और ये मेटल भी नॉर्थ ईस्ट में और ब्रह्म स्थान में इस्तेमाल नहीं किए जाते। इसका आप ध्यान रखें। ब्रह्म स्थान में
जो रेमेडीज की जाती है वो हवन के माध्यम से की जाती है, यज्ञ के माध्यम से की जाती है। ब्रह्म स्थान में जो आप रेमेडी कर सकते हैं, पहली बात तो ये है कि आप सीढ़ी की कोई रेमेडी नहीं कर सकते, इसको आप लिख लीजिए। टॉयलेट सीढ़ी की मेरे पास ब्रह्म स्थान की कोई रेमेडी, एक ब्रह्म स्थान की, एक नॉर्थ, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग कि आप उसे वहां से हटाएं। जब तक आप हटाएंगे नहीं, पीड़ा वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। आपका क्लाइंट आपको बोलेगा आप पैसे भी ले गए हैं और हमें रिजल्ट नहीं आया। क्लियर हो गया क्या कहना चाह रहा हूं? अब आप कुछ जीवन में चाहते हैं, आप जो जीवन में चाहते हैं, जिस समय आप आज उठे हैं, इस समय उठकर ब्रह्म स्थान के पास कुर्सी लगा लीजिए, बैठ जाइए। आप देखिए आपके पास कितना समय मिलता है आपको, और आप वहां पे मेडिटेशन कीजिए। सबसे उचित समय है ब्रह्म मुहूर्त का, ब्रह्म स्थान पे बैठकर मेडिटेशन करने का। इसीलिए अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो जहां ब्रह्म स्थान है गुरुकुल में, वहां पर तुलसी वाटिका है, जहां पर बैठने का स्थान है। आप लोग बैठकर मेडिटेशन वहां कर सकते। अब जहां तुलसी वाटिका है वहां पे कुछ और तो निर्माण होगा नहीं, है ना? वहां कुछ हैवी चीज नहीं आ सकती है, राउंड अबाउट है, और बैठने की जगह बन गई आप लोगों के लिए। तो आप जब भी आपका मन करे वहां बैठें और मेडिटेशन कीजिए। क्या क्लियर हुआ आप लोगों को? अब ब्रह्मा जी के जो चार मुख है, ये चार मुख हमारे को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनके बारे में समझाते हैं। धर्म क्या है? एक वास्तु कंसल्टेंट का, वास्तु कंसल्टेंट का धर्म होता है कि वो अपने क्लाइंट के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उसकी पीड़ाएं हैं, उसको 100% पूरा कंसंट्रेशन से सुने, एनालिसिस करें, देखे उसकी क्या पीड़ा है, कहाँ वास्तु का दोष है, और उसको उसकी पीड़ा का निदान दे, पीड़ा से मुक्त करें उसे। ये एक वास्तु कंसल्टेंट का धर्म। अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि आपको, एक तो अर्थ है पैसा मिलना, जो क्लाइंट देता ही है, पर वास्तु कंसल्टेंट के लिए अर्थ ये है कि आप एक मीनिंगफुल सॉल्यूशन भी दें। आप पैसा भी लें तो वो जस्टिफाइबल हो। पैसा जस्टिफाइबल कैसे होगा? पैसा जस्टिफाइबल होगा तब जब आप में एक कॉन्फिडेंस होगा कि मैं इस व्यक्ति को ये डिलीवर कर सकता हूं। ठीक है, ये आपका अर्थ हो। काम क्या है? डेडिकेशन के साथ आपने वर्क किया और क्लाइंट को रिजल्ट है ना? और मोक्ष क्या है? जब उसने आपको फोन किया, फोन करके उस व्यक्ति ने आपको ये कहा थैंक यू, मेरा काम हो गया। तो वो जो फीलिंग है आपको उस टाइम, जो फीलिंग आएगी वही मोक्ष है। छोटे से बच्चे से समझते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष की डेफिनेशन। छोटा सा बच्चा, उसका धर्म क्या है? उसने क्या धारण किया? धर्म मतलब जो धारण किया, उसने धारण किया एक आइसक्रीम का ठेला देखकर कि मुझको आइसक्रीम खानी है, ये उसका धर्म हो गया। उसके अवेज में उसने एक कुछ पैसे दिए और आइसक्रीम वाले ने उसको आइसक्रीम दी। काम यानी कि उसने एक्टिविटी क्या करी? उस आइसक्रीम को खाया। मोक्ष क्या था? मजा आ गया। क्लियर हो गया? इजी हो गया समझने? यही धर्म अर्थ काम मोक्ष है। आप बीइंग अ कंसल्टेंट, यू मस्ट बी, जो आपका पुरुषार्थ है, उनको इन चार पिलर्स के ऊपर जरूर आंख लेना कि क्या आप तैयार हो। पहली चीज, अगर आप तैयार हो तो आप अच्छे से सुनोगे, आप इम्पेशेंट नहीं होगे, आप उसको छूटते ही निदान नहीं दोगे इससे पहले कि वो आपको कुछ बताए,
है ना? आप अच्छे से नक्शे के ऊपर देखेंगे कि उसकी क्या पीड़ा से रिलेटेड है दोष, कौन सी दिशा की वो बात कर रहा है, वहां पे क्या दोष है ना? मीनिंगफुल उसको रेमेडी देंगे, मीनिंगफुल पैसा लेंगे, कोई ऐसा लूटपाट नहीं मचाएंगे, क्लाइंट को वही रेमेडी देंगे जो जरूरी है, और काम को अपने कॉन्टिन्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने करते रहे। फिर रिजल्ट आ ही जाएगा यार, ऐसा होता नहीं रिजल्ट ना आए अगर तुम ढंग से करो तो। क्योंकि ये करते की, सुनते की, देखते की, बोलते की और लिखते की विधा है। अच्छे से सुन लिया तो अच्छे से देख पाओगे, अच्छे से देख पाओगे तो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे तो अच्छे से लिख भी पाओगे, और जब ये सारा कुछ कर लोगे तो अच्छे से रिजल्ट आ जाएगा, प्रैक्टिस कर पाओगे। पर अगर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में ये आया कि वो आदमी कुछ बोल रहा है और तुम मोबाइल पे लगे हो, टिक 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 टिक, तुम्हारा क्लाइंट तुम्हारे पास बैठा है और तुम्हें एकदम अंदर से ऐसी इनसाइट आई कि अरे घर पे झाड़ू लेके जाना था, एक बारी बोल दूं लेट हो रहा है ना? अरे घर पे खाना लेके जाना था, लेट हो रहा। कुछ भी ऐसी इनसाइट आई, तुमने फोन उठाया, क्लाइंट बैठा है और तुमने अपना टाइप करना शुरू कर दिया, तो बॉस तुम उसको निदान नहीं दे सकते, तुम उसको पीड़ा मुक्त नहीं कर सकते, तुम खुद ही पीड़ा में हो। पहले तो तुम्हें इलाज की जरूरत है। आदमी बोल रहा है, तुम इग्नोर कर रहे हो, तुम अपने कंसंट्रेशन को, अपने ध्यान को स्प्लिट कर रहे हो दो एक्टिविटीज में, या तो आर या पार, है ना? आर नानक पार नानक, सबका एकम कार नानक। तो अगर आप बैलेंस माइंड, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है तो आप अच्छे से क्लाइंट को सुनेंगे नहीं और निदान। क्या क्या नहीं होना चाहिए ब्रह्मस्थान पे लिखा सबने? हाँ, क्या क्या कर सकते हैं? यहाँ पर मेडिटेशन कर सकते हैं, आप अपनी विश लिस्ट लगा सकते हैं ब्रह्मस्थान पे, क्योंकि अनमैनिफेस्टेड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। यहीं से ही, यहीं से ही एनर्जीज का स्वरूप बनता है। चाहे वो देवता हो, चाहे मनुष्य वित्ती हो, चाहे पिशाच वित्ती हो, कोई भी वित्ती हो, उसका जो भी रूप स्वरूप बनता है वो यहाँ से उत्पन्न होने वाली एनर्जी से बनता है। अब अगर किसी का ब्रह्म स्थान खराब होगा तो आपको कैसे पता चलेगा? और सिम्टम बताते हो। आप जब किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, जब आप बात कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि इसकी बातों में अकस्मात इंसिडेंट्स हो रहे हैं। ये वो बातें कर रहा है कि जैसे किसी के घर में अकाल मृत्यु हो गई, जैसे किसी के घर में एकदम अनएक्सपेक्टेड कोई एक्सीडेंट हो गया, जैसे किसी व्यक्ति के घर में वो ये कहे कि मुझे बड़ी हैवी फील होता है जी घर पे, या आप किसी के घर में गए और आपको हैवी फील होने लग गया, या किसी के आभा मंडल से आपका आभा मंडल जब टकराया तो आपको हैवी फील होने लगा उस व्यक्ति के साथ, तो आप ये समझ लीजिएगा कि उस व्यक्ति के ब्रह्म स्थान पे मेजर दोष है। क्लियर हो गया? आपने कई बार ऐसा फील किया होगा, किसी के घर जाते हो बड़ा हैवी हैवी फील होने लग जाता है, तो ये जो हैवीनेस की जो फीलिंग है, ये ब्रह्म स्थान का दोष हो। ठीक है, क्लियर हो गया? क्या करेंगे? कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट होगा उसको हटाएंगे। कलर्स कौन से वर्जित हैं? हालांकि मैं इससे थोड़ा सा आ, मेरी एक्सेप्टेंस कम है इस कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि मैंने खुद से देखा है कि अगर हरा रंग है सेंटर में तो कोई ऐसी पीड़ा नहीं दे रहा है, नीला है तो नहीं दे रहा है। जबकि ये कहा गया क्योंकि येलो है, अब येलो का कॉन्ट्राडिक्शन है ब्लू और ग्रीन के साथ तत्वों के हिसाब से, तो ये पीड़ा दे देते हैं। पर मुझे ऐसा कहीं से कहीं तक दिखा नहीं, ये मेरी अपनी एनालिसिस है। जो फेंगशुई की थ्योरी है वो उसकी बना करती है। फेंगशुई की थ्योरी समझते हो ना? ये
जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, ये वाली जो थ्योरी है ये फेंग शुई की, ये वर्जित करती है। बाकी वैदिक के हिसाब से ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप हरा रंग नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रह्म स्थान, या आप नीला रंग नहीं कर सकते हैं। लोग बाग तो रंगोली बनाते हैं, आज भी कई परिवारों में ब्रह्म स्थान पे रंगोली बनाई जाती है ना। तो उसका यही महत्व है कि ब्रह्म स्थान पे कम से कम फुटफॉल हो और उसकी एनर्जी दबे नहीं, और वो अच्छे से फलित हो वहां से आने वाली एनर्जी। एनर्जी जब भी फ्लो करती है ब्रह्म स्थान से, आप ये समझें कि ये कॉर्नर्स पे जाके डिल्यूट हो जाती है। इसका मिनिमल इम्पैक्ट होता है कॉर्नर्स पे एनर्जी। तो कॉर्नर पे जाके जब ये डिल्यूट हो जाती है, तो डिल्यूट कहाँ होती है, ऊपर की तरफ जाती है 6 फुट, और 6 फुट से 7 फुट के बाद फिनिश है, कोई लेना देना नहीं है एनर्जी का। इसलिए रूफ की इंपॉर्टेंस नहीं है। रूफ किसकी है, हरे रंग की, नीली पीली नहीं है। लेकिन रूफ पर सीलिंग लाइट लगाने से नीचे जो इम्पैक्ट आ रहा है वो इम्पैक्ट आता है, समझते में। अब नॉर्थ की आपका कमरा है, नॉर्थ के कमरे में ऊपर आपने पीओपी करा ली, पीओपी करा के एक वो आपने लाइनिंग लगवा दी उसके अंदर येलो लाइट की, और एक एम्बियंस व्यक्ति को इतना अच्छा लगता है उन वार्म लाइट्स का कि व्यक्ति कहता है कि बस ये तो ऑन ही रहेगी, और कोई लाइट उसमें ज्यादा ऑन होती नहीं है, ज्यादा इम्पैक्ट वहां अर्थ का आ गया है। तो जहां जहां भी वार्म लाइट होगी वहां वहां अर्थ का इम्पैक्ट आ जाएगा। आप उस व्यक्ति को ये कहें कि ये जो वार्म लाइट आपने लगा रखी है, ये जो लाइन है पूरी की पूरी, इसको चेंज कीजिए। यहाँ पे आप कुछ ब्लू कलर की कराइए, व्हाइट कराइए, जैसे भी है, एंड यू विल सी द डिफरेंस। क्योंकि वो लाइट सिर्फ ऊपर नहीं, वो उसका नीचे जमीन पे भी इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, कलर्स का इतना नहीं है, कलर्स से कोई आपको रिफ्लेक्शंस जमीन पे नहीं आती है, लाइटिंग का आता है। 7 फुट से ऊपर आपको कोई भी दीवार पे ऐसी कोई रेमेडी जो हमारी 2D रेमेडी वगैरह होती है, ये नहीं लगानी। ठीक है, जैसे विलेज सीन हो गया, ये 7 फुट से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आप सूर्य देव भी लगा रहे हैं तो 7 फुट से ऊपर नहीं हो। आपका आई कांटेक्ट इजी हो जाए आपकी रेमेडी के साथ, इतनी हाइट पर होना। यहाँ तक समझते में आ गया सबको? अब थोड़ा बहुत स्लाइड से पढ़ा देता हूँ तुम्हारे को, इजी हो जाएगा, है ना। स्लाइड से भी पढ़ लो कभी। कहाँ हो गई स्लाइड? एक तो स्लाइड में कभी यूज करता नहीं इतनी ज्यादा। कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड आप लोगों का? अनम्यूट करने का आपको देता हूँ। हाँ जी, ब्रह्म स्थान से रिलेटेड कोई प्रश्न है? पूछिए 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 पूछिए। सर, अगर यहाँ पे कोई वॉल बनी हुई है, मतलब टॉयलेट वगैरह कुछ भी नहीं है, बस एक वॉल बनी हुई है, जैसे कमरे की पार्टीशन है, उसके अंदर वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सर ब्रह्मस्थान में? 9 इंची से ऊपर की वॉल क्रिएट करती है प्रॉब्लम, 9 इंची से नीचे की नहीं करेगी। जबकि आप प्रैक्टिकली, अगर आप, मैं इसको प्रैक्टिकली कहूं तो हाँ करेगा। अब तुम्हारा को मैंने कहा करेगा और तुमने घर के अंदर दीवारें तोड़वानी शुरू कर दी अपनी, गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो हाँ, जिस दिशा की तरफ, जिस डायरेक्शन की तरफ वो वॉल है, आप ये समझ लें एनर्जी का फ्लो ऑब्स्ट्रैक्ट करेगी ही करेगी, वो रोकेगी रोकेगी ही, है ना। अब जो लोग बाग हैं वो 9 इंची इसलिए कह देते हैं क्योंकि 9 इंची से पतली दीवार कहाँ होती है, तो फिर हाँ, बोलिए। सर दूसरा, अगर सपोज छत, अपने कलर की तो बात कर ली, अगर छत है सर, अगर छत के ऊपर वॉलपेपर लगा रखा है या छत के ऊपर उल्टे सीधे रंग कलर रखे हैं, तो वो भी इम्पैक्ट करते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता? मैंने अभी बताया है, मैंने सिर्फ बल्ब की, एलईडीज की बात करी है। मैंने कहा 7 फुट से ऊपर की छत है, अपने को कोई लेना देना। उसमें वो कोई भी कलर हो चलता है उसका, मतलब? लोग बाग वाइट ही रखते हैं मेजरली, बीच में थोड़ा थोड़ा कुछ करा ले, बहुत ऐसा कोई नकाशी तो कोई नहीं कराता है, राजा महाराजा ही कराते हैं, घरों में नहीं मिलेगी। सर ये जो मेरा क्लाइंट है सर, उसने वॉलपेपर लगा रखे ऊपर छत के ऊपर। लगाने दो, उसकी रिफ्लेक्शन अगर नीचे आ रही है तो उसको इम्पैक्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। वो तुम देख लेना वहां जाके थोड़ी वर्किंग करके। ठीक है जी, थैंक यू सर। हाँ जी, प्रश्न करो।
ये छतों पे वॉलपेपर लगाते हैं क्या लोग? कौन कौन लगाता है छत पे वॉलपेपर? पर मैं भी हंसा जाके उसके घर देखकर। आदमी में थोड़ा सा, एक तो परमात्मा की तरफ से, वैसे ही ऊपर से सिक्स सेंस तक ठीक है, सेवंथ सेंस का इस्तेमाल नहीं करो, वो नॉनसेंस कहलाई जाती है। मालूम नहीं कौन है भाई छतों पे वॉलपेपर लगा रहे हैं, मैंने तो नहीं देखा अभी तक कहीं वॉलपेपर। आप लोगों ने देखा हो तो बताओ, किसी ने देखा है वॉलपेपर? ऐसा जादू किसी ने देखा है? मेरे अभी जी तक। सर। जी सर, हम लोग क्या करते हैं कभी कभी बेड के ऊपर, है ना, वो कुछ बीटिंग वगैरह करके उसके बीच में वॉलपेपर, आजकल बहुत तरह के आते हैं, फिर स्ट्रेच सीलिंग भी आती है, वो सब यूज करते हैं आजकल, क्लाइंट को चाहिए होता है। लोग तो मिरर वॉलपेपर, भी यूज कर। जी सर, वॉलपेपर मिरर भी यूज करते हैं ऊपर। अब ये तो मुझे वर्किंग शोध करना पड़ेगा भाई। ऊपर मिरर हो तो क्या इम्पैक्ट आएगा? मैंने तो आज तक कभी ऊपर मिरर वाले के ऊपर तो वर्किंग मैंने ही नहीं करी, तुम्हें क्या बताओ। सर हम वो ब्लैक मिरर और ब्रॉन्ज मिरर यूज करते हैं सर। हाँ, अच्छी बात है, क्योंकि कहीं शास्त्र में लिखा ही नहीं इसके बारे में, छत के ऊपर मिरर वॉलपेपर थे ही नहीं तब। हमें तो गुबंद बनाने को कहा गया है कि आपको हट शेप होनी चाहिए, जैसे साउथ इंडिया में देखोगे आप, है ना, पिरामिड शेप्स होनी चाहिए ताकि नीचे की एनर्जी जो है वो पूरी, एनी विच वेज। लेकिन ये वॉलपेपर के कॉन्सेप्ट के ऊपर शोध करते हैं। आपको क्या क्या रिजल्ट मिल रहे हैं जहां जहां आप ये कर रहे हो, ऊपर मिरर्स वगैरह लगा रहे हो? वास्तु अनुसार क्या इम्पैक्ट आ रहा है? सर अब मुझे जाके उनसे बात करके देखना पड़ेगा। सर जिनके भी वॉलपेपर लगाए वो लोग बड़े खुश है, मतलब बोलते हैं बड़ा अच्छा लगता है, लोग आते तारीफ करते। वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी उसको देखा नहीं है सर। ठीक है, ठीक है। फिर अगर कोई ऐसी कोई रेमेडी रोमेडी होगी हम भी बता देंगे भाई, ऊपर वॉलपेपर नीला लगा लो, पीला लगा लो, हम भी कह देंगे, है ना। अभी तो अपने ही समझ में नहीं है, हमारे तो घर पे पूरा सफेद है भाई, ऊपर कुछ भी नहीं है। और सर हमारे क्लाइंट्स जो हैं उनके शेनलेयर वेनलेयर लगे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो कोई पीओपी की नक्काशी कुछ ही बना लेते हैं, कोई कुछ अलग से कर लेते हैं, लेकिन वॉलपेपर वाला तो अच्छी बात है अगर है तो। हाँ हाँ, मैंने एक जगह देखा था वॉलपेपर, मुझे याद है। वो ऐसा लग रहा था जैसे वो गुबंद के अंदर का जो होता है पत्थर का हो, पर वो पत्थर नहीं था। वो मुझे लगता है वो वॉलपेपर ही लगा होगा। सर मैं तो बोलिया है सारा हटा दो वॉलपेपर। ऐसा ही होता है सपना, वो ऐसा लगता है जैसे कोई स्टोन अंदर लगाया हुआ है। जी सर। हाँ, अभी मैंने किसी के मंदिर में सर, उनको चाहिए था कि वुडन फिनिश दे लेकिन काट नहीं लगाना है, खर्चा नहीं करना है, तो सर वो राउंड सा कटवा के गुबन जैसा, फिर उसके अंदर वुडन फिनिश का वॉलपेपर दिया है मेरे को याद विथ आ गया। वार्म लाइट्स। एक मैंने ऐसा यहाँ भी देखा था, ये यहाँ से आप जाएं मूर्थल तो राइट साइड पे हवेली पड़ती है, मन्नत हवेली, वहां पर अंदर मैंने देखा था ऊपर लगा हुआ है। वो मुझे लगता है वॉलपेपर ही होगा। आजकल से वॉलपेपर है ना, 3D इफेक्ट भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, तो बहुत अच्छे इफेक्ट्स देते हैं अगर हम उसको सही से यूज करें तो। ठीक है, जो 3D इफेक्ट वाला वॉलपेपर है जिसमें दरवाजे ऐसा लगता है रियल का दरवाजा है, वो वाला लगा लो वर्चुअल एंट्री खोलने की। हमारे सबकॉन्शियस को लगेगा कि क्या कहते हैं, दरवाजा है, द्वार है, काम कर जाएगा, जो लोग नहीं खोल पा रहे हो वर्चुअल एंट्री। अल्टीमेटली तो सबकॉन्शियस को ही भ्रमित कर रहे हो, और किसको कर रहे हो? सर मैं तो सर बोलिया सब ऊपर से हटा दो वॉलपेपर वगैरह। लगा रहने दे, जब वॉलपेपर का कुछ कह नहीं रहा तो। ठीक है सर, समझ गया। और कैसे क्लाइंट को परेशान क्यों करना है? तू नीचे नीचे उपचार कर, तू रिजल्ट ले ले, नीचे उपचार करके नहीं आया फिर ऊपर चला जाइए भाई। ठीक है जी, ठीक है सर। गुरुजी, सर गुरुजी, कई जगह मैंने देखा है कि छत के ऊपर में जैसे चांद तारे होते हैं एलईडी वाले जो पल्स लगा देते हैं उसके ऊपर में, रेडियम अगर हाँ रेडियम वाले, तो उसका कोई असर होता है क्या? मुझे पता नहीं, मैंने ईशा से कहा था एक लाख रुपए का टेलीस्कोप है, रात को तारे देखूंगा, तो कहती है चुप हो जा, गुरुकुल बना रहे हैं, दिन में तारे दिखा दूंगा। अच्छा, अब मेरे ऊपर तो असर हो रहा है, बाकी यार पता नहीं। कुछ ना कुछ तो होता ही होगा बेटा, रात को जब वो टिमटिमाते सर हो तो सर व्यक्ति। रेडियम रेडियम तो ऐसे भी ना बोलते हैं, नहीं होना चाहिए घर में। देखो, मैंने विश्वकर्म प्रकाश में रेडियम के बारे में नहीं लिखा है। नहीं, उसके उसकी इफेक्ट होती है रेस,
हाँ, रेज निकलते हैं। वो साइंटिफिक कोई रीजन होता होगा, लेकिन शास्त्र में तो रेडियम का उल्लेख तक नहीं है, शास्त्र में तो टॉयलेट का भी उल्लेख नहीं है, तो मैं ये और बता देता हूँ, है ना। पर ठीक है, अपने आगे आगे रिसर्च करते रहेंगे, देखेंगे रेडियम क्या कर रहा है किसी के मान। अभी मेरे पास ऐसे क्लाइंट आते नहीं ना जिनके घर के ऊपर रेडियम रोडियम लगे हों, मैं कहाँ से बताऊं तुमको। मेरे पास तो नॉर्मल आते हैं जी, फैक्ट्री चला दो, हमारा बैंकेट चला दो, कोई बिजनेस चला दो, कोई घर का निर्माण करना है कर दो। हम मैंने कभी आज तक किसी के घर में, वो एक एक बच्चे थे, वो पीछे पड़े थे, हमें वो वॉलपेपर लगाना है सितारों वाला, मैंने लगवा दिया था, है ना। कहाँ पे लगवाया था उनका, वो स्पेस के उधर था, वो नॉर्थ वेस्ट से लेके उस तरफ का एरिया था। मैंने कहा लगा दो भाई उस दीवार में, वहां तो वैसे भी अंधेरा होता है। जब सूर्य अपने 7वें 8वें पहर में होते हैं, छठे 7वें 8वें पहर में, तो वहां पे वैसे भी सनलाइट कम होती है, तो लगा लो वहां, कोई दिक्कत नहीं। सर अगर ब्रह्म स्थान में टेम्पल हो, मीन्स लिफ्ट का एरिया था पर वो उन्होंने टेम्पल यूज कर लिया है, टेम्पल बना दिया है वहाँ पे पूजा रूम, तो चलेगा सर? नहीं चलेगा, पिट तो होगी वहीं की वहीं, अच्छा, पिट नहीं होनी चाहिए प्रेम, ओके। है नहीं ना। मीन्स आप ग्राउंड खुद फ्लोर पे से ही है। आप खुद से देखें डू एंड डोंट्स क्या है। डू एंड डोंट्स क्या है, ब्रह्म स्थान को फ्री रखें, उसमें बहुत ज्यादा कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है, जितना उसे लाइट रखेंगे उतना अच्छा है, और ऊपर से कवर्ड होना चाहिए, ओपन टू स्काई नहीं होना अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे प्रशांत को कि जो ब्रह्म स्थान के बाद दीवार है और 9 इंच से कम होनी, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चाहिए। मैंने तो कहा आसपास होनी नहीं चाहिए, वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, पर क्योंकि अभी ये फ्लैट फ्लैट में रहता है, मुझे पता है ना, ये अभी फिनिकी हो जाएगा, जी। ये तो अभी परेशान हो जाएगा। मेरे ब्रह्म स्थान पे दीवार है, मेरे ब्रह्म स्थान पे दीवार है, ओ भाई साहब, इसीलिए रिजल्ट नहीं आ रहे होंगे। हाँ तो और मुंबई, इसलिए मैंने कहा हाँ, 9 इंची से पतली चलेगी। हाँ तो मुंबई में तो 5 इंच की दीवार बहुत नॉर्मल सी बात है फ्लैट के अंदर में। तो मैं क्या करूं बेटा, मैंने तो पहले ही कहा है, राजाओं की विद्या है ये। मुंबई में ये 1 BHK में लोग रह रहे हैं, कौन से राजा हैं ये, जी है ना। और राजा होंगे भी 1 BHK में रह रहे हैं, तो भाई जमीन तो चाहिए ना अपने को वास्तु करने के लिए, जी एरिया तो चाहिए। वास्तु तो जमीन की कला है। अब आपको मिट्टी दे दें इतनी सी, और कहे बेटा इसकी पूरी भगवान श्री कृष्ण की बड़ी 6 फुट की मूर्ति बना दो, बन जाएगी? आप जी, बताएं, नहीं संभव। है ना। तो आपको ये ये चमत्कार तो इंसान ही कर सकता है बस, और मिट्टियों में नहीं हो सकता। मिट्टी में तो आपको एरिया चाहिए चाहिए बेटा, आपको कोई भी शास्त्र की एग्जीक्यूशन करनी है तो आपको उसके अंदर एरिया चाहिए। इसलिए वास्तु शास्त्र को, ठीक है आप एग्जीक्यूट करें, अपने घरों में करें, हर जगह करें, लेकिन इसका रियल फ्लेवर अगर आपको लेना है तो आप एकड़ों में जाके काम करें, तब आपको मजा आएगा। कम से कम आधा एकड़ जमीन तो हो, तब आपको दिखेगा कि रियल वास्तु क्या है। अब आप चले जाएं 100 गज के, 200 गज के, 300 गज के मकान में, जो रिजल्ट आप देख रहे होते हो, जो आ रहे होते हो, जिसकी वाहवाही कर रहे होते हो, मैं क्यों इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि वो रिजल्ट भी आपको, आपके लिए 100% है, पर मेरे लिए वो 40-50% ही है, 50 भी नहीं कहूंगा। जब आपको एरिया मिलेगा वर्किंग के लिए, जगह मिलेगी, तब आप देखेंगे रियल वास्तु का कमाल क्या है। पर फिर भी जितना कर रहे हो एरिया के हिसाब से, बहुत अच्छा है। अब कहीं ले करो तुम 8,000 स्क्वायर फीट का एरिया या 80,000 स्क्वायर फीट का एरिया, अभी देखो, क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? ये अगर मैं आपको कहूँ हाँ आप छोटे से घर में भी पूर्ण रिजल्ट ले सकते हो, आप ले सकते हो, लेकिन पूर्ण नहीं आते, ये ध्यान रखो। आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं ले पाते। ये कड़वी बात है पर ये सच है। लोग बाग ऐसे भ्रमित करने के लिए तो कोई भी बात कर ले, है ना, लेकिन सच बात तो ये है, यू नीड अ स्पेस टू मेंटेन अ स्पेस। अगर आपके पास जगह नहीं है, आप 1 BHK का वास्तु करने जा रहे हो, कितना आप वहां पे चीजों को मैनेज कर लोगे, बोलो।
करने को कर सकते हो, आप 4 दिशाओं के अनुसार से कर लें, मोटा मोटा आप चीजों को ऑर्गेनाइज कर लेंगे। लेकिन जो आपको रियल फ्लेवर चाहिए, है ना, वो तो जितना गुड़ उतना मीठा। प्रश्न पूछे आगे। सर नमस्कार। आप इस चीज को समझें कि एनर्जी, जो एनर्जी का फ्लो है ना, वो कितना सॉफ्ट होता होगा, कितना स्पॉन्टेनियस होता है। अभी हम हाथ को आप लोग अपने अपने ऐसे ऐसे करें, धीरे धीरे घुमाएं, एक बड़ी अच्छी सी सॉफ्ट सी अनुभूति होगी। आप करते रहें 3-4 बारी, धीरे धीरे ऐसे करें, करेंगे तभी तो फील होगा, बिना करे थोड़ी होगा, है ना। अच्छा लग रहा है? कभी बचपन में ऐसा किया था, गाड़ी से बाहर हाथ निकाल रहे हो और ऐसे ऐसे किया था, मजा आ रहा था? सर से हाथ हटा लीजिए, नहीं तो सेशन से जाइए। अगर नींद आ रही है चाय कॉफी पी, ठीक है। अब ये क्या है, ये जितनी सॉफ्टली ये आपका हाथ जा रहा है या आप हिला रहे हैं, इससे भी कई गुना ज्यादा सॉफ्ट एनर्जीज का फ्लो होता है। और आप जैसे ही दीवार लगा देते हैं, ये फ्लो रुक जाता है, फिर ये डाइवर्ट हो जाता है आगे या पीछे की तरफ। इस तरफ होगा जिस तरफ जमीन का स्लोप होगा। क्या बात समझ में आई? इसलिए स्लोप की अपनी इंपॉर्टेंस है। जमीन का जो स्लोप है वो कहाँ, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, उसकी अपनी रेलेवेंस। अब जिस स्लोप में ये चला गया, अब आप ऐसा समझ लीजिए कि साउथ ईस्ट में स्लोप आ गया और आगे एक दीवार आ गई है आपके पास ईस्ट में, तो एनर्जी ईस्ट की दीवार से टकराई। अब ऐसा कतई मुमकिन नहीं है कि वो दीवार के नीचे से निकल के उधर चली जाए, होएगा ही नहीं, वो साउथ ईस्ट की तरफ जाना शुरू कर देगी। तो जो धारा नॉर्थ ईस्ट की तरफ प्रवाह होनी चाहिए थी, वो साउथ ईस्ट की तरफ जा रही है। और जो साउथ ईस्ट से एनर्जी आ रही है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और ये एनर्जी आपकी साउथ ईस्ट की तरफ जा रही है, तो वहां पे एक द्वंद्व शुरू हो जाएगा, क्लैश शुरू हो जाएगा, जिससे व्यक्ति के जीवन में साउथ ईस्ट से आने वाले आयामों का अभाव हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? सिंपल सा लॉजिक है। इधर से भी पानी बहा दो, उधर से भी बहा दो, एक जगह आएगी जहां पे जबरदस्त क्लैश हो जाएगा। ये अपना जोर मारेगा, वो अपना जोर मारेगा, तो ना इधर जा पाएगा ना उधर जा पाएगा, फिर कहीं और चला जाएगा। और ये जितनी 16 दिशाएं हैं, आप समझ रहे हैं, ये सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं। एक डिस्टर्ब मतलब आगे की पूरी श्रृंखला डिस्टर्ब, ये भी है। एक डिस्टर्ब एनर्जी का फ्लो अब कॉर्नर कॉर्नर पे मूव भी कर रहा है वो, है ना। तो जहां एक जगह पे ब्लॉक हो गया, डब्ल्यूसी आ गया, डब्ल्यूसी से क्या आने के बाद आप मेटल लगा के क्या करते हो, आप उसको एक पाथवे दे देते हो कि चल भाई, तेरा यहाँ पे तत्व ही तेरा है, तेरे ही तत्व का मेटल लगा देते हैं, तो चल तुझे एक पाथवे मिल गया, बाईपास कर दिया। इतना ही तो करते हो, और क्या करते हो? कोई ब्लॉक थोड़ी हो जाता है डब्ल्यूसी। डब्ल्यूसी तो यूज कर रहे हो ना साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में, तो ब्लॉक कहाँ से होगा? ब्लॉक का मतलब तो हो गया उसको अब यूज नहीं कर रहे हैं। तो एक्चुअली आप कुछ ब्लॉक व्लॉक नहीं करते हो, आप एनर्जी को एक पाथवे दे देते हो। प्लस क्योंकि वहां पे वो एरिया कट हो गया है, वहां पे एक डिस्पोजल होल आ गया है, तो वहां जो एनर्जी कम है, वो मेटल आप जमीन में डालते हैं तो वो रिजल्ट देने लग जाता है। मत करो डब्ल्यूसी ब्लॉक, खाली एलेक्स लगा दो तुम, तब रिजल्ट आ जाएगा। पर अभी तो कुछ कुछ तो करना है ना, नहीं तो क्लाइंट कहेगा भाई क्या चक्कर है, उसको लगना चाहिए डब्ल्यूसी ब्लॉक किया था तो रिजल्ट आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैं क्या समझाना चाह रहा, कि बिल्कुल कोर है, मेटल डाल दो। मेटल कैसे डालना है? एंटी क्लॉक में डालना है, क्योंकि जो एंटी क्लॉक होता है वो एनर्जी को ऊपर की तरफ लेके आता है। अब आपके पास एंटी क्लॉक सपोज कीजिए नहीं है स्प्रिंग,
आपको और तरीका बता देता हूँ। आप समझिए कि आपके पास कहीं आप वर्किंग करने गए हैं और एंटी क्लॉक स्प्रिंग आपके पास खत्म हो गया है या नहीं है, इट्स ओके। नहीं है तो नहीं है। अब ये थोड़ी झगड़ने लग जाओगे, अरे तुम कम क्यों लेके आए हो, रे बाबा रे, कहा था ना पूरा ऑर्डर करने का है। ऐसा नहीं है बच्चे। अब आपने एंटी क्लॉक स्प्रिंग आपका खत्म हो गया, आपने क्या करना है, आपके पास ये रोल होगा मेटल का, होगा ना, ये लो। क्या बात समझ में आई? एज इट इज नीचे पत्थर लगाओ और इसको जमीन में डाल दो, ऊपर बंद कर दो, ये आपका एंटी क्लॉक स्प्रिंग बन गया। और ये वो उस एक छल्ले से ज्यादा कारगर होगा, ये भी बता दो, क्योंकि इसमें मेटल ज्यादा है। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया हेलो, था आया। तुम ये बिल्कुल लकीर के फकीर वाला वास्तु नहीं सीखना। प्रैक्टिकल हाँ प्रैक्टिकल यूज कैसे करना है वो सीखेंगे अभी। हाँ, अभी जो तो भी अवेलेबल चीज है। भाई आप गए हो कहीं पे, आपने इतने छल्ले लगा दिए कि छल्ले कम पड़ गए हैं अब। तो क्या करना आपके पास, आप देखना कि आपके पास मेटल की स्ट्रिप पड़ी है तो ये लो भाई, नीचे इसके पत्थर लगा देना, इसको स्टेबलाइज कर देना, ये आपका एंटी क्लॉक का काम कर जाएगा। अल्टीमेटली तो एनर्जी ऊपर की तरफ ही आ रही है, एनहेंस हो रही है। और अगर कहीं एनर्जी दबानी हो तो विपरीत डायरेक्शन में करके इसको करते। क्लियर हुआ आप लोगों को? गुरुजी, ये जो मेटल बाईपास आपने अभी बताया, हाँ, हम लोग क्या ब्रह्म स्थान पे जैसे प्रशांत जी बोल रहे थे वॉल है, वॉल पे भी मेटल एंड टू एंड दे के बाईपास बना सकते हैं क्या, वर्चुअल एंट्री जैसी? नहीं, जरूरत ही नहीं है ना, इतनी इतनी कौन करेगा। दूसरी तरफ मेटल लगा दो, वो मेटल जैसे जैसे जमीन खाएगी वैसे वैसे वहां पे उसको आता जाएगा रिजल्ट। अब कैसा लगेगा देखो, दीवारों के बीच में, यहाँ बीच बीच में होल होंगे। प्रैक्टिकल नहीं है, आप समझिए कितना इम्प्रैक्टिकल है ये चीज कि हम एक दीवार है उसके बीच में वर्चुअल एंट्रियां खोलते रहे। नहीं है बच्चे। और फिर कहीं तो दीवार कमजोर हो गई तो कहीं तो घर दीवारों पे खड़े हैं, पिलर है ही नहीं। कई जगह लातूर वातूर जाओ तो देखो तो वहां तो दीवारों पे है। वो भूकंप के बाद से तो अभी भी कोई पिलर नहीं बना रहा है, दीवारों पे ही खड़े कर रखे हैं पूरे घर। तो आपको यू मस्ट मस्ट बी रियली प्रैक्टिकल, और आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सटीक होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए इस चीज को लेकर कि जमीन में मेटल डालने से जमीन मेटल खाती है, और जैसे जैसे जमीन मेटल खाएगी वैसे वैसे रिजल्ट आएगा। बात समझ में है? अगर आपने मेटल रखा है और वो काला नहीं पड़ रहा है, उसके अंदर ऐसा जंग नहीं लग रहा है ना, एसएस को छोड़ के एल्यूमिनियम में भी नहीं लगता है इतना। कॉपर काला पड़ जाता है, उसको काला पड़ने दें। आप ये नहीं सोचें ये घटिया क्वालिटी का है इसलिए काला पड़ रहा है। अरे भाई खाने दो भूदेवी को, मेटल जाने दो, वो एनर्जी तभी तो रिलीज होगी। इसको एक एप्रोप्रिएट हीट चाहिए होती है, मेटल को एक एप्रोप्रिएट हीट चाहिए होती है, वो जमीन के ऊपर नहीं मिलती, जमीन के अंदर ही मिलती है ना। इसलिए कहा कि इसे जमीन के अंदर जब आप डालते हैं तो इसके उत्तम रिजल्ट्स आते हैं। क्या बात समझ में आई आप? ऊपर रख के भी आ जाएंगे, ऐसा नहीं आएंगे। मैंने जान के इसको ऊपर रखा हुआ है, नीचे भी है ऊपर भी रखा है कि तुम देख लो भाई, ऊपर रखकर भी रिजल्ट आ रहे हैं। तुम ये नहीं सोचना ऊपर रख के रिजल्ट नहीं आएगा। पिरामिड पिरामिड एज इट इज जमीन के अंदर चला जाता है। तुम 6 8 10 15 20 जितने पिरामिड लगाना चाहते हो लगाओ, कोई नुकसान नहीं होने जाता तुम्हारा।
सेल्फ मेटल के अंदर लगाने का ही फायदा ये है कि जैसे जैसे वो पिरामिड जमीन खाती रहेगी, रिजल्ट आता है। आपको बता देता हूं, 500-500 किलो, 800-800 किलो मेटल जमीन में डलवाया जाता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज। ये बहुत छोटे छोटे खिलौने हैं जो तुम्हें दिख रहे हैं। समझते में आया? हाँ जी, बोलिए प्रश्न। नमस्कार गुरुजी। ये मेटल स्ट्रिप को ध्यान से खोलना बच्चों, ये हाथ वाथ काट देती है यहाँ से। जब भी इसको उठाएं, खोलें, अनपैक करें या इसका यूज करें तो बहुत केयरफुली करें, खास तौर से एसएस वाली। एल्यूमिनियम को तो फिर इतनी घातक नहीं है जितनी एसएस की होती है। वो एसएस वाली जो होती है वो इस्तेमाल की जाती है ब्लेड बनाने में। वो इतनी थिन हेलो। होती है कि उंगली भी काट सकती है। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग, बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। बोल तो रहा हूँ। हेलो वो फोन पे है। अच्छा। कौन हो? सर, मेरा हॉस्पिटल से। हाँ, डॉक्टर आ गया क्या तुम्हारा? हाँ सर, हॉस्पिटल से फोन आया है, जाने के लिए बोले 8 बजे पहुंचना है। ठीक है, पहुंच जा। ऑल द ओके बेस्ट। सर। परमात्मा करे सब बढ़िया रिपोर्ट आए तेरी, ठीक ठाक हो, खुश रहे। हाँ, जाइए। वो कहाँ गया? तू जा नहीं रहा? जाओ नंद किशोर, परिवार के साथ खड़े रहो। जाइए, भाई साहब से कांटेक्ट करके उनके साथ जाइए, खड़े रहिए उनके साथ। हाँ, क्या हुआ? हाँ सर। हाँ, जा नहीं रहे हो? कहाँ पर सर? अच्छा, सर के पास, अपोलो जुबली हिल। कल कह तो रहे थे आता हूँ। हाँ तो मैं मिलने के लिए बोला था सर। सुबह सुबह तो अभी तो क्लास है ना सर। हाँ, अभी तो क्लास है ना सर आज। ठीक। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन था सर। रुको, अभी और तुमसे पहले भी तो है, उनको तो जवाब देने दो। हाँ हाँ सर। ये कौन सा परिवार है कि तुम्हारे लिए क्लास जरूरी है? चलो प्रश्न पूछ अपना, तू नंद किशोर बड़ा मतलबी आदमी है। नहीं सर, वैसा नहीं सर। सर जैसे कि अभी ब्रह्मस्थान की बात हुई अपनी, आपने बताया कि ऊपर से इसको कवर रहना है हमेशा से ही, लेकिन ज्यादातर पुराने मकान जो होते हैं हमारे यहाँ पर, स्पेशली साउथ इंडिया में, चार तरफ से बने होते हैं और बीच में से ओपन टू स्काई होता है। अभी भी यहाँ मकान ऐसे बहुत सारे हैं। तो फिर सर वहां पर अगर हमको रेमेडी करनी है तो कैसे करें? पहला प्रश्न वो था सर मेरा। और दूसरा प्रश्न ये था कि मंजूषा यंत्र की आपने डिस्कशन किया, उसको आपने कहा कि मर्म स्थान और ब्रह्म स्थान दोनों पर लगाना है, तो उसको हमको जमीन में लगाना है, कैसे लगाना है शायद वो बताना होगा। जमीन के अंदर। जमीन के अंदर, तो सर वो कैसा होता है? अपने पास मिलेगा वो सारी चीजें कैसे? वो मिलेगा नहीं, उसको बनाना पड़ता है। अच्छा। जब उसको बनाते हैं तो पूरे घर के अंदर ऐसी सुगंध आती है औषधियों की कि घर वाले भाग जाते हैं। हाँ सर। है ना? तो क्योंकि उसमें खाली औषधि नहीं होती है, काउडंग जी भी सर। होता है। अच्छा। हाँ, तो और भी बहुत अपने, चीजें होती हैं। अच्छा सर, तो अपने यहाँ पर मिलेगा नहीं सर, जैसे कि अपने पास हेलेक्स वगैरह मिलता है वैसे? उसको बनाना पड़ता है। अच्छा। अपने यहाँ पे मैं उसको खुद से ही बनाता हूँ, जी सर। और महीने में सिर्फ एक बार ही बनाता हूँ, रोज रोज नहीं बैठ के बनाता। अच्छा। वो जब इकट्ठे ईशा के पास हो जाते हैं ऑर्डर 20-25 के, तो एक बार ही बनाता हूँ बस, फिर नहीं। हाँ सर। चाहे उसमें महीने हो 2 महीने हो, अदरवाइज नहीं, बना के नहीं रखता हूँ उसको, ये बता दें। जी सर। क्योंकि उसका हाँ सर। प्रयोजन बेकार हो जाता है रखने से। वो तो बना, और बनाते के साथ ही आप लोगों तक पहुंचा और आप उसको तुरंत से जमीन के अंदर डाल दें। जी सर। हाँ, उसको वो मेटल टाइप रख के रखने का कोई मतलब नहीं है। औषधियां सूख जाती हैं, उसका सारा सिस्टम ही खराब हो जाता है। जी जी सर। जी हाँ, हाँ, बताइए। वो ओपन टू स्काई वाला सर मेरा। ओपन टू स्काई बेटा, साउथ इंडिया का जो वास्तु है वो नॉर्थ इंडिया के वास्तु से अलग है। पहली बात तो ये है, वहाँ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनाते हैं सबसे पहले जाके। ठीक है। हाँ। दूसरी जी बात सर। ये है कि उनके लिए वास्तु पुरुष मंडल में वास्तु पुरुष राक्षस है,
और राक्षस के मुंह पे वो टॉयलेट बनाते हैं, ऐसा उनका मानना। तीसरी बात ये है कि अगर आप नहीं ऊपर कुछ कर सकते हैं, कोई जी शेड लगा लीजिए, हाँ सर। ऊपर कोई फाइबर का शेड लगवा लीजिए। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो इट्स ओके, अगर कोई पीड़ा नहीं आ रही तो उनको साउथ इंडिया के हिसाब से उनका सबकॉन्शियस मैनिफेस्ट होगा, नहीं आ रही होगी पीड़ा। जरूरी थोड़ी है हमने करना अपना वाला ही वास्तु के पचाती बाकी नहीं। सही है सर। नहीं सर, अगर है ना ब्रह्मस्थान से आर्यमा जो आपने बताया था, आर्यमा के यहाँ बीच में अगर एक डक है, तो ऊपर से उनको, अभी तो क्या है पुराना मकान था तो उन्होंने थोड़ा छोटा छोटा करते करते उसको है ना छोटा सा एक डक्ट वैसा बना दिया है, तो वो सारे ऊपर वाले फ्लोर पर उनको कवर करा देंगे तो चल जाएगा, या फिर नीचे से हमको है ना उसको ब्लॉक करना पड़ेगा ऐसे से? अभी नक्शा दिखाओगे तो पता चलेगा। मुझे डक समझ में नहीं आ रही क्या कह रहे हो। गटर डक होती है। क्या कह रहे हाँ। हैं ये? गटर लाइन ड्रेनेज होता है ना वो। नहीं 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 नहीं, वो नहीं तो? बोल रहा हूँ मैं। छत में जो है ना ऊपर से नीचे ट्रांस अपन देख सकते हैं, आवाज देते हैं, जिसको आप पता नहीं आप बोलते क्या उसको, हम तो डक बोलते हैं। ओपन टू स्काई गुरुजी। ओपन टू स्काई सर, हाँ। तो उसके आसपास ऊपर वो डलवा दो ना, कुछ नेट वेट डलवा दो। हाँ उसको बंद करा देना सर। जरूरी नहीं है करवाना है, जब उनका सब कुछ ठीक चल रहा है क्यों छेड़ रहे हो बाबू? नहीं चल रहा है, पीड़ाएं आ रही हैं, एनर्जी हाँ हाँ लो है, तो करा के देखो, उनको रिजल्ट आएगा। हाँ, आ रही है सर। उनके पिताजी को पेट में हमेशा से मोशंस लगते ही रहते हैं कंटिन्यूअसली, तो तकलीफ है वो, इसीलिए ही पूछा था मैं। आपने बताया था कि पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। ठीक, आते कमजोर होती है। हाँ सर, तो उसको ऊपर से कवर करा दें और कुछ? हाँ हाँ हाँ, करा दो। जी हाथों से याद आया, तुम्हें बताता हूँ। एक क्लाइंट को क्या पीड़ा थी मालूम है? उसको ये पीड़ा थी कि जब भी उसके घर में झगड़ा होता था उसे मोशंस लग जाते थे, क्योंकि उसकी इंटेस्टाइन्स जो है वो सुकड़ जाती थी, दिक्कत हो जाती थी उसको, क्यों घबराहट से उसको हो जाता था ये। उसको डॉक्टर ने बताया कि भाई तेरे को प्रॉब्लम ये है कि तेरे घर में जैसे तुझे कोई टेंशन होती है, कुछ होता है, तेरा पेट खराब इसलिए हो जाता है क्योंकि तेरी इंटेस्टाइन्स जो है वो श्रिंक हो जाती हैं या कई बार बहुत एक्सपेंड हो जाती हैं। तो वो बड़ा परेशान था। तो ब्रह्म स्थान पे जब मैं उसके गया तो वहां उसने एक ऐसे डरावनी सी चुड़ैल सी की फोटो लगा रखी थी वो, है ना, तो वहां से उसको हटवाया, बस इतना ही वास्तु किया। समझ रहे हो? तुम्हारा सबकॉन्शियस कितनी छोटी छोटी चीजों को पकड़ता है। कोई दोष नहीं, कुछ नहीं था, कोई टॉयलेट नहीं था, कोई सीढ़ी नहीं थी। ब्रह्म स्थान की पेरिफेरी पे एक वॉल आ रही थी, उस वॉल पे उसने एक फोटो लगा रखी थी। उसके हिसाब से कोई किसी और देश की कोई क्या था भगवान जाने, मुझे तो डरावनी सी लगी तो मैंने हटवा दी। सर कोई छोटे बच्चे होते हैं ना तो एग्जाम आती है तो ऐसा हो जाता है। ये तो बड़ा एग्जाम बड़ा बच्चा था ये, छोटा नहीं। नहीं मीन्स मेरे भी ऐसे है स्टूडेंट, तो एग्जाम आती है तो उनको एग्जाम का फियर होता है तो हो जाता है सर। कुछ भी हो सकता है। प्रश्न पूछे। सर प्रणाम आचार्य। प्रणाम। मैं पूछ रहा था आचार्य कि जैसे ब्रह्म स्थान का रंग पीला है, तो उस स्थिति में अगर वहाँ पे कोई बड़ा दोष है तो क्या वहाँ पे ब्रास के जो हेलक्स हैं, कीलक हैं, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है नहीं करते हैं। मंजूषा यंत्र के अलावा? नहीं करते हैं। कीलक का तो गलती से ब्रह्म स्थान पे नहीं कर लेना, ऑपरेशन हो जाएगा। जी आप समझे, ब्रह्म स्थान पे काटा पीटी कम से कम की जाती है। ठीक जी है। हाँ जी। जी। दूसरी बात आचार्य, जो बीम होता है वहाँ पे ब्रह्म स्थान पे बीम आ जाए, लोडिंग होती है दीवार ना हो, बीम हो ऊपर में, तो तो उसका पीड़ा देगा। वही पीड़ा देगा। बीम पीड़ा देता है। बीम के नीचे बैठ के ना पढ़ना चाहिए, ना सोना चाहिए, ना खाना चाहिए। जी ज्यादा समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। ठीक है। जी जी ये जी जो अभी जो नए तरीके का वास्तु पढ़ा रहे हैं, ये लोग कहते हैं बीम का कोई इफेक्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता, सब होता है। ये बता, हेल्थ इश्यूज आते हैं। बीम तो बीम लिफ्ट के आते हैं। तुम एनालाइज कर लेना सब लोग, जिसके अपार्टमेंट के पीछे, जैसे ये दीवार है सपोज करो, और इसके पीछे से ही लिफ्ट ऊपर नीचे एग्जीक्यूट हो रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है,
और मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ या सो रहा हूँ तो हेल्थ इश्यूज क्रिएट करते हैं। जी जी। तीसरी बात आचार्य कि जो ब्रह्म स्थान से ऊर्जा चलती है तो कहते हैं, आपने बताया कि दीवार पे जाकर के वो रुक जाती है, वहां पे आगे नहीं बढ़ पाती। तो किनारे किनारे जो कमरे होते हैं तो क्या उनके अंदर की दीवार तक ही वो ऊर्जा रहती है या बाहरी दीवार भी जाती है? बेटा ऊर्जा है, चूहा थोड़ी है पिंजरे में बंद हो जाएगा। ऊर्जा तो कहीं जा सकती है, स्लोप पे डिपेंड करेगा कि ऊर्जा कहाँ फ्लो करेगी। बाहर के कमरों की जो दीवार है, जो किनारे किनारे के, तो क्या उनके अंदर की दीवार तक ही सीमित रह जाती है ऊर्जा? उड़ जाती है, उड़ जाती है, जी हवा हवाई हो जाती है, फिर नहीं ढलती है, फिर चली जाती है। तभी तो कहा कि वेंटिलेशन होना जरूरी है। जी हाँ, ताकि वो पुरानी ऊर्जा बाहर जाए तो नहीं आए। जी जी और एक प्रश्न था आचार्य अपना, वो जो एडवांस रेमेडीज का है, इससे पूछ सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। कौन सी एडवांस रेमेडी? जो अभी जो आपको आपने रात में भेजा है, उसके बारे में पूछ रहा था। जो सुबह भेजी है 3:30 बजे? जी जी। हाँ बोलो। तो उसमें एयर का और फायर का जो है, इसमें हेलेक्स दोनों सेम ब्रास का ही लग रहा है, क्या ये नहीं, ये सही है कॉपर का गलत? है, ब्रास का नहीं होता है। सॉरी, कॉपर। जी ईस्ट में भी कॉपर लगा, वैसे तो सोना होता है पर सोना है नहीं बेटा, तो जी कॉपर का लगा दो। वो कितना लगाना है, वो फ्रीक्वेंसीज तुम्हारे को मैं बताऊंगा अभी आगे चल के, तो तुम्हें पता चलेगा अप्रोप्रिएट कितना लगाना है। जी। क्योंकि इसमें एयर में स्टेनलेस स्टील 304 लिखा हुआ था, हम्म, और कॉपर, फायर में कॉपर है, दोनों का हेलेक्स जो है वो सेम सेम, हाँ इसलिए पूछ रहा था। सेम है, उसमें कोई एरर नहीं है। जी एसएस जी का आचार्य। कोई हेलेक्स नहीं आता है। जी 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 जी, धन्यवाद। वेल, अनिल पूछ, क्या पूछता है बेटा? सर सर मैंने सर यहाँ पे देखा है सर, एक बड़ा 20-25 एकड़ का एक आश्रम है सर। उसमें एक फ्रंट की तो दीवार है लेकिन तीनों साइड की दीवारें नहीं है, फेंसिंग है उसमें। तो क्या उसमें वास्तु पुरुष मंडल का प्रादुर्भाव नहीं हुआ होगा? हो गया होगा, फेंस होते ही हो जाता जी। है। बोलिए और बोलिए। सर जैसे छत के ऊपर दूसरा कंस्ट्रक्शन करते हैं सर, जैसे फर्स्ट फ्लोर बना रहे हैं, तो सर उसमें दोबारा से उसका प्रादुर्भाव होगा वास्तु पुरुष का मंडल का? वैसे तो जमीन से जो एक बार ही ग्राउंड फ्लोर पे हो जाता है वही होता है, पर तुमको कमीशन और पैसे और फीस भी तो लेनी है फ्लोर वालों से, है ना, तो उनके फ्लोरों का करते हो इसलिए। सर वो तो 7 फीट के बाद फिर डाइल्यूट हो जाती है ना एनर्जी और वहाँ उसकी पे। टेरिटरी, उसका स्पेस तो वही हो गया ना, रजिस्ट्री के बाद तो उसका स्पेस अलग इंडिविजुअल हो गया, है ना। उसकी टेरिटरी तो वहीं से शुरू होगी जहां से उसका मुख्य द्वार है बेटा। ठीक है, हाँ जी बोलिए। सर सर टोटल एरिया सर जो हमारे प्लॉट का होता है, तो सर उसमें से कितना परसेंटेज सर हम ब्रह्म स्थान को देते हैं कि सर एग्जैक्टली इतना एरिया हमारा ब्रह्म स्थान इसके का लिए ही होगा? ये टूल बनाया है, देख के तुम्हें आ जाएगा। इस पे लगाओ जरा अपना नक्शा, एग्जैक्ट ब्रह्म स्थान निकल के आएगा तुम्हारा, ठीक है देखा सर। वाला जो टूल है। जी सर, जी सर। हाँ जी, बताएं, पूछो बेटा पूछो शालिनी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग का भी एक आयुर्वेदिक क्लिनिक बन रहा है, तो उसके ब्रह्म स्थान पे अगर हम उस जगह को एलिवेट करके और धन्वंतरी जी गोल्डन कलर के लगा सकते हैं क्या? क्यों, धन्वंतरी जी का क्षेत्र ही नहीं है ब्रह्म स्थान? अच्छा, बट वो आयुर्वेदिक क्लिनिक है तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी एनर्जी क्या फ्लो हुआ, करनी चाहिए। आयुर्वेदिक है तो धन्वंतरी जी का तो अपनी दिशा है, वहीं लगेंगे। नॉर्थ ईस्ट, हाँ। ऐसे नहीं, कोई भी देवता, ऐसे तो कोई जिम बनाएगा तो हनुमान जी की फोटो थोड़ी बीच में ब्रह्म स्थान की लगा दोगे। ओके, हाँ हाँ, ऐसे नहीं, जो सिस्टम है उसी से ही चलेंगे। ठीक है सर। हाँ, अपने मन से मत करना फिर, नहीं तो तुम जानो धन्वंतरी जी, मेरा कोई लेना देना। नहीं नहीं, ठीक है सर। ओके। तुम्हें तरीका बताता हूँ। ब्रह्म स्थान हाँ से थोड़ा हट के
थोड़ा सा हटके एनएनई की तरफ वहां पे लगा लो, लगाना ही है ठीक है सर। ना। हाँ जी सर। ये देवताओं की अपनी एक विशेष स्थान है, एक दूसरे के स्थान पे इनको बिठाओ। तुम वरुण को सूर्य के स्थान पे बिठा दो और सूर्य को वरुण, वेस्ट में जरा लगा के देखो सूर्य एक बारी थोड़े दिन। जिसको लगता हो ये विद्याएं काम नहीं करती वेस्ट में, सूर्य देव ब्रास के लें और लगा लीजिए, आपको रिजल्ट आ जाएगा, है ना। फिर मुझे नहीं कहना कुछ, जब रिजल्ट गड़बड़ आया हो तो अपने आप हटा के ईस्ट में दोबारा लगा लेना, सारे बनते काम रुक जाएंगे 2 मिनट से पहले, है ना। अभी तो तुम आगे आगे पढ़ोगे तो काम बनाने की भी विधा है ये और काम खराब करने की भी है, पर इसीलिए बहुत जरूरी है तुम मेडिटेशन करो ताकि तुम काम बना सको लोगों के, बिगाड़ने वाला तुम्हारे दिमाग में आए नहीं, है ना। जो चाबी घूम के स्टार्ट करती है गाड़ी को वही चाबी बंद भी कर देती है। वो आजकल तो वो पुश बटन है, पर बंद करने के लिए भी तो वही बटन दबाना पड़ता है, कोई और थोड़ी। तो इसीलिए तुम्हारे हाथ में होंगी ये चाबियां, 45 चाबियां होंगी, जिस मर्जी की गाड़ी स्टार्ट कर देना, जिसकी मर्जी बंद कर देना, ऑन ऑफ के बटन तुम्हें दे दिए जाएंगे। मैनुअली तो तुम वहां जाके करोगे। क्या हुआ, किसी घर में पटाखा बजा सुबह सुबह? म्यूट करो तो पूरी बात मेरी सुनो पहले। चाबियां बता रहा हूँ, बीच में पटाखे बजा रहे हो। म्यूट करो बिंदु, तुम्हारा ही अनम्यूट है। नहीं सर, मेरा नहीं है सर। बोले बोल भी रही है, कह रही है नहीं सर मेरा नहीं है अनम्यूट। आवाज आ रही है यहाँ। तो तुम चाबी जो है जिसकी मर्जी ऑन करो, जिसकी मर्जी ऑफ करो। 45 देवता है, सबके अपने अपने गुण धर्म है। तो ऑफ किसकी करनी है, किसकी ऑन करनी है, वो मैं तुम्हें आगे चल के जब तुम थोड़ा और पक जाओगे तो तुम्हें बताऊंगा किसकी ऑफ करनी होती है और किसकी ऑन। अभी तो सभी की ऑन करनी, ठीक है। और तुम्हें बता देता हूं, तुम तो जाके ऑन ऑफ करते हो, मैं यहीं से बैठे बैठे ऑन ऑफ कर देता हूं, गुरुदेव की ऐसी कृपा है। जाने की जरूरत भी नहीं है, यहीं से ही चाबी ऑन और चाबी ऑफ, और यही मुझे तुम्हें सिखाना है। इसीलिए ये दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि ईशा सीधा मेरी बात नहीं कराते हैं, क्योंकि मैं फोन पे कह देता हूँ हाँ ठीक है परसों आता हूँ, हो जाएगा, गुरुदेव ने चाहा तो आपका ये काम परसों से पहले हुआ होता है, कंसल्टेशन चली जाती है। तो कंसल्टेशन कई बार हाथ से जा चुकी बंदे को, जब तक वो कहता हमारा तो हो गया जी, थैंक यू गुरु जी आपने ब्लेसिंग्स दे दी। अरे पैसे कौन देगा, चचा तुम्हारा? ब्लेसिंग से चलता है क्या? चलो मैंने ब्लेसिंग दे दी, तुम्हारा हो गया, अब तुम्हारा भी तो कोई फर्ज है, ये सारे फर्ज गुरु जी के ही हैं। अरे तुम्हें मालूम नहीं, साधुवाद करके बस हमारे देश में एक परंपरा है, और वो ये है कि व्यक्ति आपके घर आए तो उसको इतना उसका अभिनंदन करें, इतना उसको रिसेप्शन दे, बढ़िया सा ऐसा भोजन कराए कि वो उस भोज रस में भूल जाए कि उसको पैसे भी लेने होते हैं, वो उस वाहवाही और इज्जत में ही मर जाए आदमी, बस इज्जत मिल गई बहुत। इज्जत के करते आदमी पैसे नहीं मांगता, इज्जत के करते वो कंसल्टेशन फीस नहीं ले पाता है व्यक्ति। इसलिए ज्यादा भाईचारा नहीं और ज्यादा इज्जत नहीं, है ना। वो करता हो कुछ, तुम्हें उधर झाड़ पे चढ़ाते हो, ये पूछो इससे, वो कितने बड़े बड़े हैं। तो तुम मेरे से उस दिन, वो क्या नाम है उसका, वो लड़की आई है क्या, पारुल आई है? नहीं आई ना? नहीं है सर, नहीं, संगीता जी नहीं। हाँ देखो, हम सुबह उठेंगे गुरुजी, हम मेडिटेशन करेंगे गुरुजी, है